जैसे मैं सब प्रिपरेशन करता था तो मैंने अपने टेबल पे फादर मदर की फोटो निकाल के सामने रख रखी थी कि भाई पहले एसएससी से एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद तो सारी मेहनत सर अपने ऊपर होती है कि कितना प्रैक्टिस करते हैं उस चीज को। फैमिली का भी हो जाता है कि आपसे बन पड़ रहा है तो करिए, नहीं तो फिर अगर आपसे नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट जॉब तो कुछ और आप देखिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही खास पर्सन से मिलाने वाला हूँ। आप सभी लोग बोलते हो कि हम टैक्स पे करते हैं एंड गवर्नमेंट इसे कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, कौन से तरीके से खर्च करते हैं। तो हाँ, उन्हें रेगुलेट करने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए हमारे पास गौरव है जो सीएजी में अपॉइंटेड है। तो चलो आज उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो गौरव, कैसे हो आप? हेलो अभिषेक भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। स्टार्ट करें? तो गौरव सर, सबसे पहले ऑडियंस को ये बता दीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? सर हम तो लखनऊ यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारी फैमिली है, एक्चुअली हमारा होम टाउन प्रतापगढ़ पड़ता है यूपी में। तो लेकिन पापा लखनऊ में वर्किंग है तो इसलिए हम लोग लखनऊ में रहते हैं। कूल। तो सर आपका एजुकेशन भी सभी वहीं से हुआ या आपने कहीं बाहर जाके नहीं ये एजुकेशन लिया? नहीं नहीं, 8 तक की स्कूलिंग हमारे गांव से प्रतापगढ़ से हुई है हमारी। तो उसके बाद फर्दर हमारी 9 से 12 तक की स्कूलिंग लखनऊ से हुई है। लखनऊ शिफ्ट हो गए थे हम लोग। जी, साइंस साइड से 9 10 तो यूजुअली कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, 11 12 के लिए हमने साइंस साइड चूज किया था। ओके। तो गौरव सर, जो आपकी करियर जर्नी रही है एंड आज आप सीएजी डिपार्टमेंट में वर्किंग पे है, तो ये जो एसएससी क्लियर करने का जो आइडिया आपके जहन में आया कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ मूव करना है, लाइक सभी लोग आज ट्रेडिशनली एक इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर की तरफ मूव करते हैं, तो ये आपके जहन में कब आया? ये 10th के पहले से ही था या कोई फैमिली में ऐसा कोई गवर्नमेंट सेक्टर में था जहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, या ग्रेजुएशन के बाद? आप इसके बारे में बताएं। सर मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। यूजुअली 9 10th में हमें पता ही नहीं होता है। 9 10th में हमारा, क्योंकि हमारा स्ट्रीम डिवाइड नहीं होता है तो हम सेम फॉलो करते हैं सभी बच्चे। तो 9 10 तो हमने भी ठीक ठाक 1% से पास कर लिया था। तो 11, क्योंकि हमारी मैथ अच्छी थी, ठीक ठाक थी मैथ, तो हमने मैथ साइड चूज किया। 11 12 में स्ट्रीम हमारी अलग होती है तो हम मैथ की तरफ गए। तो उस समय ये डिसाइड हुआ था कि क्योंकि मैथ वाले बच्चे मोस्टली बीटेक की तरफ जाते हैं और अगर हम बायो स्ट्रीम चूज करते हैं तो हम मेडिकल की लाइन में जाते हैं। तो हमने 11 12 में भी हमने जेई वगैरह के एंट्रेंस दिए थे, लेकिन वो नहीं निकला था तो हमने 12th के बाद भी एक साल ड्रॉप किया कि एक साल प्रिपेयर किया जाए। जेई वगैरह का निकल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किया जाएगा। लेकिन सर तैयारी के बाद भी हमारा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। तो ये प्लान हुआ कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर ये आइडिया ड्रॉप किया जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से हमें बीटेक करना नहीं था। तो ये हुआ कि फिर मतलब नॉर्मल किसी एक कोर्स में एडमिशन लिया जाए तो बीए बीएससी, क्योंकि हमारा मैथ का लाइन था तो हमने बीएससी चूज किया कि बीएससी लेते हैं, साथ में फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की जाएगी, लाइक सिविल या तो एसएससी की तरफ। तो गौरव सर, आपने गवर्नमेंट का ये डिसीजन तो आपने ले लिया जब आप बीएससी में आप जब एडमिशन ले रहे थे, बट उसमें भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी है, या जैसे यूपीएससी होती है, सीडीएससी होती है, काफ़ी एग्ज़ाम होती है, उसमें से आप एसएससी पे फिक्स थे या कुछ चेंजेस आए इसमें जब आपने स्टार्ट किया था तब कुछ, और फिर उसके बाद आपने चेंज किया? सर एक्चुअली हमारा स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा है। तो ओके। हमने कई जगह हमने धक्के खाए हैं। तो क्योंकि जब हम एक्चुअली बीएससी कर रहे थे तो हमारा प्लान था सिविल सर्वेंट का कि हम आईएएस का एग्ज़ाम ही देंगे। तो मैं जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं दिल्ली गया प्रिपरेशन करने के लिए। वहाँ पे हमने वाजीराम रवि करके एक इंग्लिश मीडियम से तैयारी करवाती है, दिल्ली में कोचिंग है। वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। फिर मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई पहले एसएससी से एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आईएएस की तैयारी किया जाएगा। मुझे भी लगा, क्योंकि आईएएस थोड़ा अनसर्टेन ज़्यादा हो जाता है कि आप कितना टाइम लगेगा आपको पता नहीं होता है। लेकिन ये नहीं पता था कि एसएससी में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये हुआ कि फिर हमने सोचा कि हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, फिर हमने आईएएस की प्रिपरेशन का प्लान ड्रॉप कर दिया। उस समय फिर हमारा रुझान थोड़ा डिफेंस की तरफ हो गया, क्योंकि हमारे रिलेटिव एक हैं मौसा जी, वो असिस्टेंट कमांडेंट हैं आईटीबीपी में। तो मुझे लगा कि ये भी एक अच्छी पोस्ट है, इसकी कर लेते हैं। तो मैंने उसकी उसकी क्लासेस ली और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम दिए। फिर वहाँ मुझे सक्सेस नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि सीडीएस के थ्रू लेफ्टिनेंट का ट्राई किया जाए।
तो 2 बार मैं सीडीएस निकला तो हम एसएसबी के लिए गए, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो उसके लिए भी हमने प्रिपरेशन किया था, लेकिन एसएसबी का काफ़ी अनसर्टेन होता है, किसी को नहीं पता उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं। फाइनल में आपको डिसीजन सुनाया जाता है कि आप आउट हो, तो बस आप आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमने सीपीयू के थ्रू एग्ज़ाम दिया था पैरामिलिट्रीज़ का, फिर उसमें भी हम फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए। तो ये हमारी जर्नी रही है। तो फिर 2 साल कोविड में चले गए, ज़्यादा थोड़ा इफ़ेक्टिव नहीं रहे वो ईयर्स। उसके बाद फिर हमने यूपी यूपी पुलिस की तरफ भी ट्राई किया था, उसमें भी फाइनल हम मेरिट आउट हो गए थे। तो फिर उसके बाद हमने फिर एसएससी पे फोकस किया कि अब हम सारा कंसंट्रेशन एसएससी पे ही करते हैं, क्योंकि आप जब कई फील्ड में आप हाथ पैर मारने लगते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं होता है। जब हम एक फोकस करते हैं तो सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब हम एसएससी पे सारा फोकस करेंगे। तो लास्ट 1 ईयर सारा कंसंट्रेशन मैंने एसएससी को दिया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि इस बार मेरा सिलेक्शन सीएजी की पोस्ट पे हो गया है। सीएजी में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे हो रखा है। ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सर लिटरली ये सुन के मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि मैंने सुना है कि लोग एक दो अटेम्प्ट्स में छोड़ देते हैं कि एक मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। बट आपका पॉजिटिव अप्रोच और मेहनत, डेफिनेटली अगर हम इतना करते हैं तो सही जगह पहुंचेंगे। एंड आपने वही साबित किया कि अगर आप ठीक है ना, एक आपने टाइमलाइन डिफाइन किया कि अगर आप ये अटेम्प्ट दे रहे हो, ये एग्जाम कर रहे हो, फिर आपको एक बार समझ में आ गया कि मल्टीपल जगह हाथ पैर मारने से क्या फ़ायदा नहीं है। एक जगह हम कंसिस्टेंट रह के वर्क करें तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिल सकती है। ग्रेट सर, काफ़ी अच्छा लगा सुन के। तो गौरव सर, आज आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में सीएजी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। तो ये जर्नी जो आपकी रही है, लाइक आपने बताया काफ़ी लंबा आपका प्रिपरेशन या स्ट्रगल रहा, तो इस बीच में कहीं आपको डिमोटिवेटेड फील नहीं हुआ कि नहीं यार छोड़ देता हूँ मैं, बस अब नहीं हो रहा मुझसे, काफ़ी ज़्यादा कभी ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, लेटेड भी छोड़ देता हूँ, कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ? सर ये तो तैयारी करने वाले हर बच्चे के साथ होता है, तो सर कुछ अलग बॉर्न मैं नहीं हूँ। जब आप हर एक एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो हर एग्ज़ाम के बाद आपको लगता है कि मैं गलत लाइन में चूज़ कर रहा हूँ, गलत लाइन में प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये तो गलत लाइन चूज़ कर ली है हमने। तो ये मोस्टली सबके साथ होता है, और मेरे साथ भी होता था कि जैसे मैंने शुरू में एग्ज़ाम दिए हैं एसी वगैरह के, असिस्टेंट कमांडेंट के, तो वहाँ भी हमें लगा। कोरोना के टाइम लगा कि कोरोना के टाइम तो लगा हमने कि लाइन ही गलत चूज़ कर ली है, कि हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में नहीं जाना चाहिए था। मे बी अगर बीटेक मैं कहीं से भी कॉलेज से करके प्लेसमेंट ले लेता तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ भी आपकी धीरे धीरे हो जाती। लेकिन ये होता है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत बनाए रखी। तो मैंने सोचा कि अब इतना अगर मेहनत किया है तो 1-2 साल और देना हमारे लिए सही रहेगा। तो उसके बाद फिर सीजीएल की मैंने वापस से हिम्मत करके प्रिपरेशन की, और फाइनली इसको क्रैक ग्रेट, किया। ग्रेट, ग्रेट माइंड, अच्छा थॉट प्रोसेस है आपका। एंड सर इस बीच में अगर मैं आपको पूछूं कि आपका मोटिवेशन क्या बना रहा कि आप प्रिपरेशन के लिए स्टक रहे, कि हाँ मैं प्रिपरेशन के लिए स्टक रहूंगा, टाइम लग रहा ठीक है बट मैं स्टक रहूंगा, इसके पीछे आपको सर मोटिवेशन इसके क्या? लिए तो सबसे अच्छा मोटिवेशन तो सर फादर मदर ही थे मेरे। आप जब भी आप डिमोटिवेट होते हो तो आप उनको याद करो कि उन्होंने क्या सोच के आपको भेजा है। एक तो आपका अपना कैरियर तो होता ही है कि आप अचीव कर लोगे कोई चीज़, तो आपके फ्यूचर क्या चेंजेस होंगे वो आपको मोटिवेट करती है। आप इमेजिन करो तो आप अंदर से मोटिवेट हो जाओगे उस चीज़ के लिए। और ऊपर से आप जैसे मैं सब प्रिपरेशन करता था तो मैंने अपने टेबल पे फादर मदर की फ़ोटो निकाल के सामने रख रखी थी। तो अगर डिमोटिवेट हो आप एक बार उनको देख लो, मोटिवेशन आ जाती है सर, कि मतलब उनकी होप्स क्या है हमारे लिए, वो चीज़ हमें मोटिवेट करती है। मेरे लिए तो पर्सनली ये चीज़ वर्क की है, सबके अलग-अलग सब हो सकते हैं। जी सर। ग्रेट सर। एंड सर अगर मैं आपको आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पूछूं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते थे, लाइक हमें ये तो पता है कि आपका मैथमेटिक्स ठीक है, अच्छा है, बट आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कैसे प्रिपरेशन टैक्टिक्स से आपकी स्ट्रेटेजी थे, आप अगर यहाँ गाइड कर सके तो? सर एसएससी की जो मैथ्स होती है वो हम जो नॉर्मली 9 से 12 पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन की मैथ उसमें बिल्कुल नहीं आती है, 10 तक की मैथ होती है, लेकिन वो डिफरेंट वे से पूछते हैं। एसएससी में आपको टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा जरूरी होता है। मैथ अगर आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप मोस्टली 5 से 6 मिनट में आप भी कर दोगे, लेकिन एसएससी में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और हमें 100% अटेम्प्ट करने होते हैं, पहला पेपर होता है। वहाँ पे टाइम का खेल हो जाता है, तो हमें वो चीज़ जैसे एक मैथ का क्वेश्चन आप 2 मिनट नॉर्मली करोगे, कोई 5 मिनट में करेगा, तो हमें वो 30 सेकेंड्स में करने होते हैं।
तो हमें वही प्रैक्टिस, वो चीज़ सीखनी होती है ट्रिक्स, और उस पर प्रैक्टिस करना होता है। ये तो मैथ होती है सर, तो थोड़ा सा आती तो 10th लेवल तक ही है, लेकिन उसके अप्रोचेस का तरीका अलग रहता है वहाँ पे। आप अगर ट्रेडिशनल वे से आप अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप कभी भी एसएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं। और तो मैं तो बीएससी क्योंकि था तो उतनी मेहनत नहीं हुई, बस ये था कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें, वो हमने भी किया है। और इंग्लिश वगैरह के लिए थोड़ी, क्योंकि हमारा हिंदी बैकग्राउंड ज़्यादा रहा है, तो इंग्लिश में हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और बाकी जीएस होता है इसमें तीसरा सब्जेक्ट, और चौथा रीजनिंग होता है। रीजनिंग के लिए आप ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं, आप मॉक्स वगैरह देते हैं, आप मॉक्स दीजिए, उसमें जो आप गलत होते हैं आपकी चीज़ें, आप टॉपिक वाइज आप उसको यूट्यूब पे, अब तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई, तो आप यूट्यूब से भी उनको देख के सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग में आप यहाँ से अपनी गलतियों को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी आप इसमें एसएससी के लिए आपका मॉक बहुत ज़रूरी होता है। आप रेगुलर मॉक्स जब देते रहते हैं तो वहाँ से आपने क्या गलती कर रहे हैं आप उसको आप एनालाइज करिए। फिर उसके लिए आपको जो रिसोर्स, वो टॉपिक को नोट करिए, उसको आप जहाँ से मिल सकता है, आप जैसे यूट्यूब पे आप डालिए तो आपको बहुत सारे टीचर उस टॉपिक के पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको क्लियर करिए, और दोबारा फिर आप उसको सीख के फिर नेक्स्ट आप मॉक दीजिए। आप मतलब ऐसे धीरे धीरे आप करके अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज होना शुरू होते हैं। और बाकी जीएस एसएससी का जो है वो काफ़ी अनसर्टेन है, मतलब बहुत वाइड है। जैसे आप यूपीएससी के लिए करते हैं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी रहती है कि करंट के आसपास की चीज़ें आएंगी, हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमारी चीज़ें थोड़ी कवर होती जा रही हैं। एसएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएससी काफ़ी हद तक फैक्चुअल बेस है, और अभी रिसेंट टाइम में तो मतलब क्या फैक्ट पूछ लेगा एसएससी, कोई नहीं जानता इस चीज़ को। तो आप नॉर्मली बच्चे लूसेंट ही पढ़ते हैं एसएससी की प्रिपरेशन में, तो हमने भी लूसेंट किया था, और कुछ टॉपिक्स निकाल के जहाँ से एसएससी ने लास्ट 3 to 4 ईयर्स में उसने क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर किए हैं, तो वो टॉपिक हमने नोट किए, उसको अलग अलग रिसोर्सेज से सर्च करके अपने नोट्स बनाए। और तो मेनली लूसेंट और वो अपने नोट्स और करंट अफेयर, बस इन 3 चीज़ों को पे फोकस करके हमने जीएस तैयार की है। तो ये हमारी प्रिपरेशन रही है सर। ग्रेट सर। एंड सर आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि इसके लिए क्लासेस हमें लगाना चाहिए, सेल्फ स्टडी भी सफिशिएंट है? सर क्लासेस पहले ज़्यादा ज़रूरी होती थी, लेकिन आज के टाइम में एसएससी के लिए तो हम आपके मैथ में आप टीचर सर्च करोगे तो आपको 5-6 टीचर और उनके अच्छे मटेरियल आपको यूट्यूब पे वैसे भी फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जैसे एक प्रॉपर रूटीन सेट करने के लिए उनको टीचर चाहिए होता है, तो आप चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप एक जो टॉपिक वाइज है, जैसे मैथ आती है एडवांस अलग होती है, अर्थमेटिक अलग है उसकी, ठीक है, तो वो उसके आप टॉपिक वाइज भी टीचर आप सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे टीचर जिन्होंने, जिसके पेड बैच भी अच्छे हैं, उन्होंने अपने फ्री की क्लासेस भी दे रखे हैं। आप चाहो तो कोई करने वाला बच्चा जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो यूट्यूब से भी कर सकता है। और लेकिन अगर आपको नीड है, आपको लगता है कि ये जैसे हमें कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो सर हम उसको ज़्यादा इजी वैल्यू ले नहीं लेते देते। हैं, तो उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो आप एक कोर्स परचेज करिए, आप प्रॉपर रूटीन में रहेंगे, उस रूटीन को फॉलो करते रहिए, एक बार खत्म करिए पूरा सिलेबस, उसके बाद तो सारी मेहनत सर अपने ऊपर होती है कि कितना प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को। टीचर तो बस गाइड करता है, बाकी सिलेक्शन तो बच्चे के ही ऊपर होता है। ग्रेट सर। एंड सर आपका अगर मैं रूटीन पूछूं जब प्रिपरेशन के टाइम का, तो आप गाइड कर सकते हैं कि किसी को अगर रूटीन अपना बनाना हो विदाउट क्लासेस करके, जैसे मैथमेटिक्स का थोड़ा अच्छा है एंड प्रिपरेशन खुद से करना चाहता है, एक रूटीन फॉलो करना चाहता है, तो आप अपना रूटीन सजेस्ट कर सकते हो, ये बता सकते सर हमारा रूटीन तो काफ़ी ऊपर नीचे रहा है, हो? ओके। लेकिन लास्ट 1 ईयर क्या 8 to 9 मंथ तो हमने सर 12 to 13 आवर लाइब्रेरी में ही बिताए हैं। वो रूटीन थोड़ा ज़्यादा सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को लगता है 8-9 आवर भी पढ़ के निकाला जा सकता है। तो हमारा तो यही रहता है कि सुबह 7 बजे जैसे मैं उठता था, 8 बजे तक लाइब्रेरी है, फिर 8 से 12 पढ़ाई, उसके बाद 12 से आना, फिर 2 बजे वापस चले जाना, फिर 2 से 6 फिर वापस लाइब्रेरी में ही बीतता था। फिर फिर ऐसे करके ही फिर 6 से वापस आके फिर मैं जाता था, तो टोटल मैं 12 आवर एक दिन में निकाल लेता था सब। और ये मेरा रूटीन लगभग 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 मंथ प्रॉपर रहा है सिलेक्शन से पहले का। ग्रेट सर। जो अगर मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करने के बाद डेफिनेटली सर आपको आपका सक्सेस या आपने जो सोचा है वो डेफिनेटली आपको मिल ही जाना है। ग्रेट नहीं सर। सर, अगर हमने कुछ सोचा है तो हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए।
और अगर हम एफर्ट नहीं लगाएंगे तो अगर हम बाद में वो चीज़ गिल्ट करते हैं कि हमें काश थोड़ा सा हम और करते हैं, हमारा अप्रोच कुछ अलग होता, तो वो चीज़ हमें बाद में गिल्ट होती है। तो वो चीज़ क्यों ना हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ का, उसी टाइम वो चीज़ हम एफर्ट लगा के देख लें। ग्रेट सर। तो आज आप खुश हैं, आपका जॉब लग गया, आपका सभी कुछ? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम भी खुश हैं। और सर मेन इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बताया कि हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो वो खुशी देख के सर खुद भी बहुत अच्छा लगता है, और अपनी लाइफ तो अच्छी है ही सर। ग्रेट सर। एंड सर ऐसे आप ये प्रिपरेशन कब से करते आ रहे हैं, कब से स्टार्ट किया सर आपने? मैंने 17 से इस लाइन में प्रिपेयर की लाइन में आ गया था, प्रिपरेशन की सर। बट सर काफ़ी लंबे टाइम तक के आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट एंड जो आपका पॉजिटिव अप्रोच रहे, क्योंकि सर आजकल ऐसा हो रहा है ना कि लोग एक दो अटेम्प्ट में ही चीज़ें छोड़ रहे हैं। तो ये आपका जो मोटिवेशन है, फेलियर सभी के लाइफ में आता है, बट अगर आप कंसिस्टेंट है और एफर्ट्स कर रहे हैं, आते हैं सेल्फ डाउट आते मल्टीपल, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है ना कि हम हमारे फैमिली में, हम हमारे फैमिली से ज़्यादा जो सोसाइटी होता है उनको मतलब ज़्यादा बिल्कुल। पड़ी हुई है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बट लिटरली अगर आप कंसिस्टेंट हो और एक प्रॉपर रूटीन बना के आप करते हो, डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हो। एंड सर एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि फैमिली से एज वेल एज सोसाइटी से, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करते थे? अगर जैसे सोसाइटी में एक होता है ना, हम जो सराउंडिंग में होते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको फैमिली हैंडल कर लेती थी या आप हैंडल करते थे लाइक? सर वो सर सभी फैमिलीज में होता है, हमारी में भी होता है। वो एक टाइम तक हैंडल होता है सर। और जब आप 3 से 4 साल आपके हो जाते हैं तो फैमिली भी क्वेश्चन आप पे करने लग जाती है उस चीज़ में। फैमिली का भी हो जाता है कि आपसे बन पड़ रहा है तो करिए, नहीं तो फिर अगर आपसे नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट जॉब तो कुछ और आप देखिए। टाइम वेस्ट का अब जैसे होता है ना कि उनको नहीं पता कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, आप यहाँ पे एक्चुअली क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या अब घर वाले केवल आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ही दे सकते हैं, आपकी तैयारी में तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनको ये लगता है कि अगर आप कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं है तो फिर आप ये तो आ जाइए या कुछ और देखिए किसी फील्ड में। तो एक टाइम के बाद सर थोड़ा सा मोटिवेशन तो घर वालों का भी हिल जाता है। लेकिन बस ये है कि अब आप उनसे अच्छे से कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, उनको कॉन्फिडेंस दिलाइए कि हमने इतना टाइम दिया है, हमने प्रिपेयर किया है, अब उस चीज़ को हम समझ रहे हैं किस लेवल तक हम आ चुके हैं, यहाँ से हम बैक करके कुछ नया भी शुरू करेंगे तब हमें स्टार्ट से वो जर्नी शुरू से करनी पड़ेगी। तो अभी जो हम फिनिश लाइन के पास में हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा और एफर्ट डाल के उसको टच कर लें, न कि कुछ नया स्टार्ट करने से। ग्रेट सर। एंड सर ये जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, इसका पेपर पैटर्न बता सकते हैं कि आपके कितने पेपर्स हुए थे, एंड उसके बाद कुछ लाइक इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए थे, उसका आप बता सकते हैं? फिर इससे पहले इसका पैटर्न 2-3 बार अभी रिसेंट में चेंज हुआ है। 14 तक इसमें इंटरव्यू होता था, 14 में इंटरव्यू बंद कर दिया गया। उसके बाद से इसके 3 टायर्स में, 3 क्या 4 टायर समझ सकते हैं, 4 टायर में एग्जाम होते थे इसके। तो लेकिन अभी लास्ट ईयर में इसका पैटर्न चेंज हुआ है, इसको 2 टायर में कर दिया गया है। फर्स्ट टायर में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है दोनों। फर्स्ट टायर में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपकी इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है और जीएस। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। और फिर इसके बाद आपका सेकेंड टायर, इसमें जो क्वालिफाई करते हैं तो इसमें इसमें भी आपका 2 कट ऑफ बनती है। एक कट ऑफ बनती है जिसमें सारे बच्चे सेकेंड टायर दे सकते हैं। एक जो हमारी पोस्ट है ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीएजी, इसकी एक अलग कट ऑफ सेट होती है, हायर कट ऑफ थोड़ी सी सेट होती है। इसको जो क्वालिफाई करते हैं वही ये पेपर दे सकते हैं सेकेंड टायर में। अब जब सेकेंड टायर में आप जाते हैं तो सेकेंड टायर में ये ये 4 सब्जेक्ट आपके दोबारा से ऑब्जेक्टिव पेपर सेट होते हैं। एक कॉमन जिनके कॉमन कट ऑफ सेट होते हैं वो ये एक पेपर देते हैं, लेकिन जिन्होंने डबल ईओ का कट ऑफ क्रॉस किया होता है उनके लिए एक पेपर और होता है नेक्स्ट डे ही, उसी दिन एक पेपर और होता है जो कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक का होता है। तो इस पोस्ट के लिए जनरली आप 3 पेपर कर सकते हो, बाकी अदर पोस्ट के लिए 2 पेपर होते हैं। ओके। एंड सब्जेक्ट एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया। जी सर। कूल सर। एंड सर डू यू हैव एनी काइंड ऑफ मैसेज फॉर द अपकमिंग जनरेशन, कि काफ़ी ऐसा हो रहा है कि ट्रेडिशनल या जैसे गवर्नमेंट की भी तरफ वो अप्रोच कर रहे हैं, बट वही फेल्यूर्स का डर काफ़ी है, तो आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स को, अपकमिंग जनरेशन को, टीचर्स को? सर टीचर्स को क्या ही मैसेज देंगे, बच्चों के लिए मैसेज है सर। बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि सर जैसे नॉर्मल सभी बच्चे होते हैं वैसे जैसे हमने ही
इतने फेल्योर देखे, इतने अटेम्प्ट किए, उसके बाद फाइनली सक्सेस मिलेगी। तो आप यही होता है कि आप 11th 12th, जैसे आपने रिसेंट का इंसिडेंट कोटा का देखा होगा आपने, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं 12th में ही, एक रिजल्ट आने के बाद। उनको रिजल्ट भी नहीं सर, उन्होंने मॉक दिया, मॉक में खराब मार्क्स आए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स को उनको मोटिवेट करना चाहिए कि एक फेल्योर हमारी कभी लाइफ नहीं डिसाइड कर सकती है। हमें एक कहीं ना कहीं हमें, अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें हमारे सामने रास्ते निकलते रहते हैं। उस रास्ते पे आप बढ़ते रहिए, आप अपना 100% दीजिए। आप आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी मेहनत में कमी मत करिए। जहाँ पे आपका सिलेक्शन लिखा होगा, किस्मत आपको चाहेगी, वहां तक आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे एक टाइम के बाद। बस ये है कि आप मेहनत करिए और कभी निराश मत होइए जिंदगी में। ग्रेट सर। एंड सर, आपके इतने आई कैन से करियर जर्नी में आप किसी को थैंक्स बोलना चाहते हो जिन्होंने आपको हेल्प किया होगा, मे बी आपके फैमिली, जैसे हम डैड को या मॉम को नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बट उनका हम कभी थैंक्स बोल के हम हर चीज़ उनका हम वो बोलते हैं ना कर्ज चुका तो नहीं सकते, बट आप किसी को भी थैंक्स बोलना चाहते हो, किसी का नाम लेना चाहते हो, तो यू कैन मेंशन देयर नेम। बिल्कुल सर। सर इसमें तो पहला लिस्ट पहले भी हमने मेंशन किया सर, हमारे फादर और मदर का है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है काफ़ी टाइम तक मेरे साथ साथ, उन्होंने भी पेशेंस दिखाया है, बड़ी बात है ये। तो पेरेंट्स का ही सपोर्ट मेन होता है सर। अगर पेरेंट्स आपके कंधे पर हाथ रख दें तो फिर आप आगे की जर्नी कर ले जाते हैं। तो और तो पेरेंट्स का तो सर बहुत थैंक्स करूंगा मैं इसमें, इस पूरी जर्नी में। और दूसरा सर, हमारी एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या गर्लफ्रेंड ही कह सकते हैं आप। तो उसका उसका भी काफ़ी सर, उसने भी हर स्टेप पे मोटिवेट किया सर। हम लोग शुरू से ही जब से प्रिपरेशन हुई तब से कोचिंग में एक साथ ही थे। तो उसने भी सारा फेल्योर मेरा देखा है, और हर फेल्योर के बाद उसने वापस से मोटिवेट किया है। और तो उसका भी बहुत योगदान रहा है सर इसमें। ग्रेट सर, ग्रेट सर। फैमिली के लिए भी एक मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे आपने इन्हें सिखाया है, और काफ़ी मतलब आपसे बात करते हैं हर टाइम पे आपने फैमिली का ही नाम लिया। एंड साथ ही साथ जो हमारी हेल्प करता है, जो हमारे साथ खड़ा है, अगर हम उसको थैंक्स बोलते जाते, थैंक्स बोलने में ऐसा कुछ ये नहीं है, बट अगर हम बोलते जाते तो एक होता है ना कि हम किसी के सच में हम किसी पे बिलीव करते कि हाँ उसने मेरे लिए कुछ किया है। सो डेफिनेटली सर, नहीं सच में थैंक्स सर, टू। बात ये होती है कि हर कोई फादर मदर के साथ इतना कंफर्टेबल भी नहीं होता है कि जाके थैंक्स बोल दे या तो यस। जाके हग कर दे। अगर आप एक बार हग ही कर लो फादर मदर को, तो वो चीज़ें आप अलग फील करोगे। मुझे लगता है सबको एक बार लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए, तो अलग कॉन्फिडेंस देती हैं वो चीज़ें आपको। ग्रेट, great sir, thank you sir, and congratulations, and thanks to your mother, थैंक यू। your father, as well as to your friend, special friend. एंड लिटरली जितना भी आपने जर्नी स्टोरी बताए, जो जो चीज़ें बताई, कि एक पर्सन जो चाहता है कि आपसे मोटिवेशन ले, एंड होता है काफ़ी लोगों के लाइफ में फेल्यूर सक्सेस सभी चीज़ें आती है, बट उसे हैंडल करके अगर आपके जैसा पॉजिटिव अप्रोच रखे तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिल ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, जितने पॉजिटिव अप्रोच से आपने चीज़ों को सर मुझे हैंडल लगता किया। है अगर सक्सेस ना भी मिले तो आप लाइफ में आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। आप इतना अगर पेशेंस आपके पास से इतना है तो आप लाइफ केवल आप यही नहीं है कि लाइफ में आप गवर्नमेंट जॉब ही करो, आप जरूरी नहीं है। आप हो सकता है आप प्रिपेयर करो, आप 6 से 7 साल दो, आपका नहीं भी निकलता है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे। उनके लिए भी यही है कि आप होप करिए, आप जिस भी लाइन में जाएंगे आप वहाँ पे करिए। जरूरी नहीं है आप इसी चीज़ के लिए बने हो, आप किसी और चीज़ के लिए बने होंगे। आप उसमें आप ट्राई करिए, आप हो सकता है उसमें आप आगे आप बेहतर कर जाएं, उसमें आप आगे निकल जाएं। बस यही कहना चाहेंगे सर। ग्रेट सर, डेफिनेटली सर, ये अपकमिंग जनरेशन को डेफिनेटली मोटिवेट करेगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। आपका एक एक व्यूज़ बढ़ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ना है, मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोगों को, आप बोल सकते हो, बुला के लाता हूँ या पकड़ के लाता हूँ, सो दैट कि वो अपनी करियर जर्नी यहाँ शेयर करें, या उन्होंने जो भी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, इश्यूज फेस किए होंगे, ऑब्स्टेकल आए होंगे, उन्होंने उसे कैसे टैकल किया, एंड वो आगे बढ़ते रहे, तो इससे आप उनसे गाइडेंस ले सको, आपको काफ़ी हेल्प हो सके। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू गौरव सर। थैंक यू।